हेलो एवरीवन, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में स्वागत है। 10th क्लास का आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कौन कौन से गुण हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम 3 मेथड्स देखेंगे नॉमेनक्लेचर के। कौन कौन से? एक होगा हमारा ट्राइवल मेथड, एक होगा हमारा डिराइव मेथड और एक होगा हमारा IUPAC मेथड। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कौन कौन से अपर रूप है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा पॉलीमर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स। कौन से? नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है। तो नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जिसमें आप लोगों ने नेचुरल में पढ़ा है कॉटन, सिल्क, ठीक है, और जूट, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है। और सिंथेटिक जो पॉलीमर्स हैं उसमें हमने पढ़ा है प्लास्टिक, पॉलीथीन, रेयॉन, नायलॉन, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। लेकिन इस क्लास में, ये जो 10th क्लास का जो ये चैप्टर है, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो आपको बता देती हूँ। ये जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेयॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में, पॉलीथीन के बारे में, पॉलीस्टीरीन के बारे में। ठीक है। ये कुछ टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके कारण ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर कंपाउंड बनाता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, कार्बन के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर एटम होता क्या है, क्योंकि अगर ये नहीं पता है कि एटम क्या होता है तो आप एटॉमिक नंबर भी नहीं पता पाओगे। तो एटम जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं। महर्षि कणाद की एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि जब महर्षि कणाद एक बगीचे में बैठे हुए थे और उनके पास एक आकर एप्पल गिरा, तो उन्होंने क्या किया, उसको नाखून से कुतरना शुरू किया। और कुतरते कुतरते वो एक लास्ट ऐसी पोजीशन पे आ गए कि वो और आगे नहीं, छोटे पीस में कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको। ठीक है। तो वो जो छोटा पीस था उन्होंने उसको क्या बताया था? एटम बताया था, परमाणु बताया था। और ये एटम उन्होंने उस समय बताया था कि इसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे जब साइंटिस्ट और आए तो उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो जनरली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इसके न्यूक्लियस में होते हैं। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसकी चारों तरफ ऑर्बिट प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। इन ऑर्बिट में क्या मूव करते हैं? फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। और इन ऑर्बिट्स को कुछ सीक्वेंस के आधार पर इनके नाम रखे गए, जैसे K, L, M, N, O, P, इस तरीके से कुछ सीक्वेंस रखे गए। तो सबसे पहला जो ऑर्बिट था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने की या इलेक्ट्रॉन के रहने की कैपेसिटी कितनी थी? 2। यानी अगर 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो सिर्फ ये अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन को जगह देगा? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को देगा। तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में चला जाएगा? L में चला जाएगा। जो सेकेंड जो ऑर्बिट होता है उसकी कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की।
ठीक है। इसी तरीके से थर्ड की होती है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, और फोर्थ ऑर्बिट होता है उसकी 18 इलेक्ट्रॉन रखने की, फिफ्थ ऑर्बिट होता है उसकी भी 18 इलेक्ट्रॉन रखने की, सिक्स की होती है 32 इलेक्ट्रॉन रखने की, और जो सेवन्थ ऑर्बिट होता है उसकी कैपेसिटी होती है 32 इलेक्ट्रॉन रखने की। यानी ये तो हो गए हमारे क्या ऑर्बिट्स, ठीक है, और ये हो गए हमारे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो इसके न्यूक्लियस के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके बाहर जो ऑर्बिट्स बनी हुई होती हैं उसके अंदर फ्रीली मूव करते हैं। अब आता है कि कार्बन के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, वो देख लेते हैं। जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। कितना होता है 6। यानी आपको पता चल रहा होगा, अगर आपने ये जो ऑर्बिट और न्यूक्लियस वाली अगर आप टॉपिक आपको क्लियर हो गया तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान से सुनना, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ऑर्बिट में अरेंज होंगे वो देख लेते हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड टॉपिक भी इसी में आ जाएगा। कैसे, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, ये रख दी हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट की कितनी कैपेसिटी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की, बट अगर आप 6 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। यानी इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4। तो कितने लिख देंगे यहाँ पर हम, 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये तो होगी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आया, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं कार्बन के, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 6 होता है, जिसमें आप फर्स्ट ऑर्बिट में हम कितना रख रहे हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो 2 2 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके बाद देखते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है जो एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैलेंसी आ जाती है। मतलब सीधी लैंग्वेज में समझाऊँ आपको कि ये जो सेकेंड ऑर्बिट होता है इसकी कैपेसिटी होती है 8, ठीक है। यानी ये अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और इसमें प्रेजेंट कितने हैं, 4। तो आप इसको अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 4। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई, ठीक है। या फिर जैसे कुछ एटम होते हैं जिनके बाहर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7, ठीक है। तो जो ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें क्या होता है, इनर मोस्ट सेल में ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, ठीक है। तो इसके कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी अंदर 2 बाहर 8। तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो भी सेचुरेटेड हो जाएगी। लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ठीक है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी इनके साथ बनाता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ, वो आगे आएगा। इसके बाद आता है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है वो देख लेते हैं। जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है इसमें क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है इसका, 109 डिग्री 28 डैश होता है। यानी इस कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना हुआ, 109 डिग्री
28 डैश। इसके बाद आता है कैटिनेशन। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है कैटिनेशन, उसमें हम देखेंगे कि जो कार्बन एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर किस तरीके के कंपाउंड बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अनब्रांच कंपाउंड बनाता है, ठीक है, एक बनाता है ये ब्रांच कंपाउंड और एक बनाता है ये साइक्लिक, एक बनाता है अनब्रांच कंपाउंड, एक बनाता है ब्रांच कंपाउंड, एक बनाता है साइक्लिक चेन कंपाउंड। तो अनब्रांच कंपाउंड का हम एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हो गया N ब्यूटेन। क्या हो गया? N ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद ब्रांच में हम देखेंगे आइसोब्यूटेन, एग्जाम्पल इसका आता है आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन में क्या होगा? CH3 CH3 CH3, यानी हर कार्बन जो है वो क्या होगा? 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है वो यहाँ पर एक बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और साइक्लिक में क्या होगा? जो कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन क्या करेंगे? आपस में जुड़े हुए होंगे और बाकी जो जगह होगी वहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? साइक्लोब्यूटेन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। जो कार्बन होता है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है। कौन कौन से? सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है, ये 3 तरीके के बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन अगर आपस में जुड़ते हैं तो क्या करते हैं? डबल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और इससे क्या हो जाता है? यहाँ पर 3 दूसरे एलिमेंट्स आकर जुड़ जाते हैं। डबल बॉन्ड अगर बनाएगा कार्बन कार्बन के साथ तो यहाँ पर क्या होगा? 2 एलिमेंट्स आकर यहाँ पर जुड़ेंगे। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन, ठीक है, तो क्या करता है? एक एक एलिमेंट्स और इसको जोड़ने की ज़रूरत होगी अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए इसके 3 बॉन्ड। इसके बाद आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अगर कार्बन अपने 4 वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है, हमने अभी पढ़ा कि जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले पाता है। तब ये क्या करता है? दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है, कि भाई मैं ना तो आपका लूँगा इलेक्ट्रॉन और ना ही मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा। हम क्या करेंगे? आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इससे आपकी वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी और मेरी वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, मीथेन जो है उसका एग्जांपल लेते हैं। एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़ते हैं, ठीक है। तो हमें पता है हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लेगा यानी शेयर करेगा और ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी होती है, मतलब जो पहली ऑर्बिट होती है उसी में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन के अंदर। अब ये अगर कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया इसके पास, यानी इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के साथ शेयर किया तो कार्बन ने भी इसके साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ऐसे ही इस हाइड्रोजन के साथ होगा, ऐसे ही इस हाइड्रोजन के साथ और ऐसे ही इस हाइड्रोजन के साथ। अब क्या होगा? लास्ट में कार्बन की बारी आती है तो कार्बन क्या करेगा? इनके सारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, यानी यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? कार्बन के हो गए। तो ये हो गया क्या? इसका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का बॉन्ड का मतलब ही यही होता है कि इसमें जो कार्बन होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की जो चार्ट है वो देख लेते हैं हम। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। अभी हमने पढ़ा था साइक्लिक और
ब्रांच और अनब्रांच। तो ब्रांच और अनब्रांच जो हैं वो ओपन चेन में आते हैं और जो साइक्लिक थे वो क्लोज चेन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जो ये ओपन चेन होते हैं इनको हम एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं और एलिफेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो अगेन आगे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसके अंदर सिंगल बॉन्ड वाले सारे एलिमेंट्स या सारे कंपाउंड आते हैं इसके अंदर, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड इसके अंदर आते हैं। अच्छा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अगर आप नॉर्मल वे में लोगे तो कैसे लेंगे? आपने 7th क्लास में या 6th क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपके पास 1 कप पानी है, ठीक है, 1 कप क्या है? वाटर है आपके पास, ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करते हो? 1 स्पून शुगर ऐड करते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होती है? आसानी से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद आप क्या करते हो और इसके अंदर शुगर डिज़ोल्व करते हो, लगातार इसके अंदर शुगर मिलाते रहते हो, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसके अंदर शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है। यानी ये जो सॉल्यूशन था, ये जो वाटर था, ये सैचुरेटेड हो चुका है, इसको और ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो सिंगल बॉन्ड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर, जो कंपाउंड होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, उनके अंदर सारे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, उनमें कहीं भी और एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ने की या कम करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सैचुरेटेड होते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब वहाँ एलिमेंट कम होते हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड कैसे समझेंगे? जैसे कार्बन है, ठीक है, और इस 2 कार्बन है, इनके पास, दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। अब मैं अगर सिर्फ एक अकेले को दूं 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक इसको दे दूं, तो ये तो सैचुरेटेड हो गया। बट ये जो बच गया, 1 हाइड्रोजन और जोड़ सकती हूँ। ये जो हाइड्रोजन बच गया, इसके पास कहाँ है 4 हाइड्रोजन, या फिर 4 इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे? नहीं बना रहे। इसलिए क्या होगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे, तो दोनों की क्या हो गई? 1 2 3, इसकी 3 हो गई, 1 2 3, इसकी भी 3 हो गई। अब एक जो इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, वो क्या करेंगे? ये कार्बन कार्बन आपस में क्या कर लेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ये सैचुरेटेड नहीं हुआ था, अनसैचुरेटेड था, इसलिए इसने क्या कर लिया? इसके साथ बॉन्ड बना लिया, अब ये सैचुरेटेड हो गया। तो यानी जहाँ भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नाम आता है, आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना, वहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। जो क्लोज चेन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं क्लोज चेन में कंपाउंड। कौन से? एक तो होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है हमारा क्या? एरोमेटिक, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? बिना स्मोक के और बिना फ्लैम के क्या करते हैं? ये जलते हैं, बर्न होते हैं, बर्न विदाउट स्मोक एंड फ्लैम। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। देखिए, हेक्सेन जो होता है उसमें 6 कार्बन होंगे। हेक्स जो है उसमें 6 कार्बन होंगे। एन का मतलब कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होगा इसके अंदर। और साइक्लो का मतलब चेन बनी हुई होगी। तो देखिए, ये चेन बनी हुई है, कहीं भी आपको इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि हर कार्बन के पास 1 2 3 और 4, ये अगर H2 यहाँ से हटा दो, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये हर कार्बन के पास 4 कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है यहाँ पर। तो ये हो गया क्या? हेक्सेन, ठीक है। बॉन्ड नहीं है इसमें कोई भी डबल या ट्रिपल, इसलिए क्या हो गया? 6 कार्बन है तो हेक्स, और कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या बन गया? एन। क्या बन गया? हेक्सेन। और साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए इसको क्या बोल दिया? साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो स्मोकी फ्लैम के साथ जलते हैं, और इसका एग्जाम्पल होता है बेंजीन, और जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसको यहाँ बना के अच्छे से दिखा देती हूँ आपको।
C6 यानी कार्बन कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी 6 है, सभी को हाइड्रोजन एक एक दे देते हैं। बट अब आप एक चीज ध्यान से नोटिस करना कि एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी इसके पास सिर्फ 3 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए, एक अनसैचुरेटेड है, मतलब इसके पास एक बॉन्ड की कमी है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ इसके भी 4 पूरे का बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। यहाँ पर इसके भी 4 बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ अगर आप दोबारा लाइन खींचते हो, यहाँ दूसरा बॉन्ड बनाते हो तो इसके 5 हो जाते हैं। तो हम इसको स्किप करके क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे या यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो बॉन्ड बनेगा अगेन 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, फिर अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी, बेंजीन की, C6H6। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी नामकरण पद्धति है वो देखेंगे कि किस किस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं। तो वो मेथड कौन कौन से हैं, इसमें हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। कौन कौन से, ट्राइबल सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम और IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो IUPAC की जो फुल फॉर्म होती है, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें ये पूछी जाती है। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा ट्राइबल सिस्टम। जो ट्राइबल सिस्टम है उसमें क्या है, जिस भी जगह से कोई कंपाउंड मिला उसका नाम उस जगह से रिलेटेड ही रखा गया। जैसे CH4 है, इसको ट्राइबल सिस्टम में मार्स गैस बोला जाता है और ये मार्शी प्लेस जो होती है, दलदली जो भूमि होती है वहाँ पर मिलती है, इस वजह से इसको मार्स गैस कहा गया है और इसका फॉर्मूला क्या है, CH4। ठीक है, वैसे हम इसको क्या बोलते हैं, मैथेन। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, जो कंपटीशन एग्जाम होती हैं उनमें IUPAC नाम ना पूछकर डिराइव सिस्टम या फिर आपका ट्राइबल सिस्टम जो होता है उसमें से पूछ लिया जाता है, जैसे निम्न में से कौन सी गैस मार्स गैस है। इसके बाद आता है हमारा CH3OH। CH3OH जो है वो उसका ट्राइबल सिस्टम में जो नाम है वो क्या होता है, वुडन स्प्रिट होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा CH3COOH। ये क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसको किससे प्राप्त किया जाता है, विनेगर से, और विनेगर को जो लैटिन भाषा होती है उसमें क्या कहा जाता है, एसिटम। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, एसिटिक एसिड। समझ में आ रहा होगा कि CH3COH जो है उसका एसिटिक एसिड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो विनेगर है उससे इसको, वही ये चीज़ है, विनेगर को ही एसिटिक एसिड कहा गया है यहाँ पर। और विनेगर जो है लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, विनेगर को एसिटम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एसिटिक एसिड। इसके बाद आता है HCOH। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड। क्या कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड, किसमें, ट्राइबल सिस्टम में। और जो फॉर्मिका आंट है उससे इसको प्राप्त किया गया था, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद लास्ट हमारा इसमें आता है HCOH CH3OH। इसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। क्या कहा जाता है, लैक्टिक एसिड। और ये दूध के अंदर जो लैक्टम होता है उससे प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लैक्टिक एसिड। ट्राइबल सिस्टम जो होता है उसके अंदर अनब्रांच कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं और ब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। तो जो अनब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल N से लिखते हैं, और जो ब्रांच होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, आइसो और नियो लगाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 और ये CH3, यहाँ कहीं भी आपको दूसरी ब्रांच नहीं निकलती नज़र आ रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, और एथेन मैथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ये क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन। इसके बाद हम क्या देखेंगे, आइसो और नियो कैसे होगा। अगर एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे
तो उसे हम बोलेंगे आइसो। यानी एक कार्बन से अगर हम 2 कार्बन जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा आइसो। ठीक है, एथेन, मेथेन, प्रोपेन क्या हो जाएगा आइसो। ये आइसो का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आइसो पेंटेन या ब्यूटेन हम बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको हम, एक कार्बन से अगर आपको बोला जाए आइसो ब्यूटेन, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। हमें पता है आइसो के अंदर क्या होते हैं, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, ये रहा। ठीक है, ये कार्बन जुड़ गए, अब चेन बन जाएगी। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं 4। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब ये CH3 यहाँ पर CH और ये फिर अगेन CH3, तो ये क्या बन गया आइसोब्यूटेन। क्या होगा नियोपेंटेन। ठीक है, अब बताती हूँ क्यों नहीं बनता है नियोब्यूटेन। नियोपेंटेन इसलिए होगा क्योंकि एक कार्बन से, नियो के अंदर क्या होता है, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, तो पेंटेन ही पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा नियोपेंटेन। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो ट्राइवल सिस्टम है उसमें अनब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं और ब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। तो अनब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं उनको हम नॉर्मल लगाकर लिखते हैं, चाहे नॉर्मल ब्यूटेन हो, नॉर्मल पेंटेन हो, नॉर्मल एथेन हो, मैथेन हो। ठीक है, इसके बाद जो ब्रांच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं उसको आप आइसो और नियो लगाकर लिखते हो। कैसे, आइसो में तो क्या होगा, एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे और जो नियो कार्बन होगा उसमें क्या होगा, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए होंगे इसके अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिराइव सिस्टम। तो डिराइव सिस्टम में हम 3 चीज़ें देखेंगे। एक तो होगा हमारा मेथेन, ठीक है, और एक होगा हमारा कार्बिनॉल और एक होगा हमारा एसिटिक एसिड। तो मेथेन, कार्बिनॉल और एसिटिक एसिड जो हैं ये मिलकर कुछ कंपाउंड बनाते हैं और उन कंपाउंड का जो हमारा डिराइव मेथड है उसमें क्या नाम है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो जो मीथेन है वो क्या बनाता है, अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़कर 3 मिथाइल समूहों से जुड़कर, अब मिथाइल कहाँ से आता है, जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो क्या बचता है CH3 और इसी को हम क्या बोलते हैं मिथाइल। क्या बोला जाता है मिथाइल। ठीक है, तो ये मिथाइल यहाँ पर है। ठीक है, ये मिथाइल है। अब क्या होगा, एक कार्बन जब 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो गए, 3 जुड़े हैं तो ट्राई, और क्या जुड़े हैं 3 मिथाइल। ठीक है, क्या जुड़े हैं मिथाइल। और इस कार्बन से कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का 4। तो ये क्या हो गया मेथेन। क्या हो गया मेथेन, कहीं भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। इसके बाद कार्बिनॉल जो होता है उसके अंदर क्या होता है CH3OH, ये इसका फॉर्मूला होता है। जहाँ भी ये लगा हुआ होता है वो कार्बिनॉल से रिलेटेड होता है। तो देखते हैं, देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर हमें दिख रहा है मिथाइल समूह। ठीक है, तो ये क्या हो गया मिथाइल, ये रहा, और आगे ये जो जुड़ा हुआ है ये क्या है कार्बिनॉल, तो ये क्या हो गया कार्बिनॉल, मिथाइल कार्बिनॉल। इसके बाद अगर इस कार्बिनॉल समूह से इथाइल जुड़ता है, इथाइल में अगेन वही होगा क्या, अगर इथेन आप देखते हो CnH2n+2 यानी C बराबर हमने क्या रखा 2, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा C2H6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 6 होने चाहिए थे, बट हमारे पास कितने हैं 5, यानी इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हो गया C2H5। तो ये क्या बन गया हमारा इथाइल। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपको इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इथाइल जब कार्बिनॉल से जुड़ा तो क्या बना इथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये है इथाइल।
ठीक है। यहाँ ये क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, ठीक है। और ये क्या है, आइसो, क्योंकि एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, क्या हो गया, आइसो। और ये एथेन, मेथेन, प्रोपेन, तो ये क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल। अब इसको लिख दीजिए पूरे को, कैसे लिखेंगे, इसमें हम कोई ABCD से नहीं लेते हैं, हम स्टार्टिंग से जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लेते हैं उसी तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल, ठीक है। इथाइल क्या है हमारा, CH3 CH2, मिथाइल क्या है, CH3, और आइसोप्रोपाइल क्या है हमारा, CH3 CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल, और क्या बन गया, मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। इसके बाद आता है हमारा एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब ये जो एसिटिक एसिड होता है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड से जुड़ता है तो वो क्या बनाता है, वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक कार्बन है, इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, आइसो। हमने इसे पहले वाले पोर्शन में देखा कि अगर एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो आइसो होगा, अगर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं तो नियो होगा। तो ये क्या हो गया, आइसो। अब एथेन, मेथेन, प्रोपेन क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। और आगे ये क्या जुड़ा हुआ है, एसिटिक एसिड, तो क्या लग गया, एसिटिक एसिड। अब यहाँ आप कहोगे CH3 है, यहाँ पर CH2 है। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन जब हटा है तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप आकर जुड़ गया इससे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें हम देखेंगे कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आप देखोगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि प्रीफिक्स जो होता है वो इसमें यूज़ किया जाता है, यानी कार्बन के नंबर जो होते हैं वो देखेंगे हम इसके अंदर। इसके बाद होता है, इसके बाद क्या आता है, सफिक्स। सफिक्स में हम क्या देखेंगे कि कार्बन जो है वो किस तरीके के बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ है। और कंबाइनिंग में हम देखेंगे, लास्ट में जो एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इन सफिक्स और प्रीफिक्स को मिलाकर क्या कंपाउंड बनता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ। प्रीफिक्स क्या लगता है, मैथ। अगर 2 कार्बन होते हैं तो क्या होगा, एथ। 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप, ठीक है। और 4 होंगे तो ब्यूट, पेंट। C6 होगा तो हेक्सा, हेक्स। और C7 होगा तो हैप। और C8 होगा तो ऑक्ट। और C9 होगा तो नॉन। और C10 अगर होगा तो डेक, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर हम इनकी प्रीफिक्स क्या क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, अगर C1 होगा तो हम मैथ लगाएंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो हम एथ लगाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 होंगे तो हम प्रॉप लगाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 होंगे तो हम ब्यूट लगाएंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 होंगे तो हम पेंट लगाएंगे। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 होंगे तो हम हेक्स लगाएंगे। और 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक। इसके बाद जो सफिक्स है वो देखते हैं हम कि अगर किसी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ध्यान से सुनना, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम वहाँ पर जो सफिक्स होगा वो क्या लगाएंगे, एन। क्या लगाएंगे, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर सफिक्स क्या लगेगा, इन। क्या लगेगा, इन। इसके बाद अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ क्या लगेगा, आइन। तो ये तो हो गए प्रीफिक्स और ये हो गए सफिक्स। अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक कार्बन है और उसके साथ कुछ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो
यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यानी इसके पास 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। तो ये जो CH4 है हमारा, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम? नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। तो इसका सफिक्स हमने क्या लगाया, सॉरी प्रीफिक्स हमने क्या लगाया? मैथ। तो क्या लगा दिया हमने? मैथ। अब हमें पता है इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? एन। क्या बन गया? मैथेन। ठीक है। अब मैं बोलूं कि C2H6 है, C2H6 है, तो इसको आप पहले इस तरीके से लिख कर देखोगे, C सिंगल बॉन्ड C। अब हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, ठीक है, हो गए। तो यहां कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2। तो क्या लिखेंगे हम? एथ। क्या लिखेंगे? एथ। अब अगर डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो क्या बच गया? सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एन। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? एथेन। अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल भी। जैसे प्रोपेन है, ठीक है, प्रोप है, अगर इन के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है? प्रोप प्लस इन। क्या बनेगा? प्रोपेन। ठीक है। और अगर पेंट के साथ जुड़ता है तो पेंटीन। क्या बनेगा? पेंटीन। ये आपका शैम्पू नहीं है, ये पेंटीन अलग है। ठीक है। इसके बाद अगर यही आइन के साथ जुड़ता है, जैसे मैं बोलूं ब्यूट के साथ जुड़ा, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए? 4 हुए, तो क्या बनेगा? ब्यूट प्लस आइन। क्या बना? ब्यूटाइन। ठीक है। अगर प्रोप के साथ जुड़ा तो प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन। ठीक है। एथ के साथ जुड़ा तो एथ प्लस आइन, एथाइन। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़कर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और उन्हीं के बारे में आगे हम जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम IUPAC मेथड के अंदर किसी भी कंपाउंड का नाम हम रखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हमें IUPAC नाम लिखना सीखना है कि किस तरीके से हम किसी कंपाउंड का IUPAC नाम लिख सकते हैं, तो हमें सबसे पहले ये पूरी टेबल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको, कि जो एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है, उसमें आप किस तरीके से किसी चीज़ को यूज़ करोगे वो देखना है हमें। सबसे पहले एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है। एल्कीन, ये तो एल्केन का फॉर्मूला हुआ। एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n। ठीक है। फिर एल्काइन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है। इसके बाद सफिक्स इसमें क्या यूज़ किया जाता है? सफिक्स मैंने आपको बताया एन, इन और आइन। देखिए ये रहा, एन, इन और आइन सफिक्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। फिर जो बॉन्ड होंगे एल्केन के अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे। कैसे बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। इसमें हमेशा कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। और इसमें कैसे बॉन्ड होंगे? हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है। इसके बाद जब आप IUPAC नाम लिखते हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या चीज़ सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको आप सेलेक्ट करते हो। ठीक है। और एल्केन में ना तो डबल बॉन्ड होता है ना ही ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं आएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस चेन को हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। यानी ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंटेन करती है, उन चेन को हम इसके अंदर क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नंबर गिवन। ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर यानी 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 हमारा सबसे छोटा है। तो 1 नंबर हम सबसे छोटा जो नंबर होता है वो किसको देंगे? हम जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको हम क्या करेंगे? वो नंबर देंगे। और किसमें? एल्केन में। लेकिन एल्कीन में क्या होगा? यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है एल्कीन और एल्काइन में, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट के साथ साथ हम बॉन्ड्स को भी ध्यान में रखेंगे। जहाँ पर बॉन्ड होगा वहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर उसको देंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सफिक्स हम सब्स्टिट्यूट को नहीं ध्यान रखेंगे,
सब्स्टिट्यूट भी होंगे, लेकिन सबसे पहले हम ध्यान किसको देंगे कि जो नंबर ऑफ बॉन्ड है यानी डबल बॉन्ड है वो सबसे पहले कहाँ आ रहा है, वहाँ हम क्या करेंगे, नंबरिंग वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी एज इट इज़ होगा, एल्काइन में भी, कि जहाँ सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वहीं से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जिस चेन के अंदर होंगे हमें वो चेन सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, सबसे कम नंबर आपको सब्स्टिट्यूट को देना है और सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट जिसके अंदर होंगे उसको भी आपको सेलेक्ट करना है। अभी ये चीज़ें थोड़ी अटपटी लग रही होंगी, लेकिन जब हम IUPAC नाम लिखना सीखेंगे तब आपको ये बहुत ईजी लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो मुझे पता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो एल्कीन है उसमें सब्स्टिट्यूएंट के साथ सेम कंडीशन होगी, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जहाँ होंगे वहीं से नंबरिंग हम क्या करेंगे या उसी चेन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। एज इट इज़ एल्काइन में भी होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे जिस चेन के अंदर, उस चेन को हम क्या करेंगे, इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूट होता है तो आप क्या करोगे, मोर देन वन अगर सब्स्टिट्यूट होता है, अगर एक सब्स्टिट्यूट होता है तब तो हम क्या लगाएंगे, मोनो। ठीक है, और एक से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूट होते हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये वर्ड यूज़ करके हम क्या करेंगे, उस पूरे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। सेम एज इट इज़ एल्कीन में भी होगा और सेम एज इट इज़ एल्काइन में भी होगा। आई थिंक ये टेबल समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो एल्केन होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसके बाद सफिक्स इसमें एन, इन और आइन होता है। इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसमें सबसे लंबी चेन सेलेक्ट की जाती है। इसमें जहाँ पर सबसे पहले डबल बॉन्ड आता है उस चेन को हम सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को। और इसमें क्या होता है, आइन वाले ग्रुप में जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले आता है या सबसे लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उस चेन को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम सबसे पहले नंबर देंगे, यानी 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट से। सेम एज इट इज़ इसमें भी होगा, सब्स्टिट्यूएंट और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा क्या आता है, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट अगर होता है तो हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा, हेप्टा एक्सेट्रा इसमें यूज़ करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।